हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। प्री क्योर में आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स की अपडेट्स करते हैं स्टार्ट। तो पहला टॉपिक हमारे पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट मेंबरशिप से रिलेटेड है। जैसे हम पहले भी ओवर द पास्ट ईयर डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया को यूनानिमसली कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गया था फ्रॉम द एशिया पैसिफिक रीजन फॉर द नॉन परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो रिसेंटली इंडिया ने डिक्लेयर किए हैं अपने फोकस एरियाज, जिनके ऊपर अपने वो अपकमिंग टेन्योर जो कि 2021 से 22 तक चलेगा 2 सालों के लिए, तो उसमें काम करेगा। तो इनमें से जो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं हमारे पास वो क्या है? इंटरनेशनल टेररिज्म, यूनाइटेड नेशंस की रिफॉर्म्स एंड सिक्योरिटी काउंसिल की एक्सपेंशन। तो माइंड यू ये जो दो अलग अलग चीज़ें हैं। यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म, जैसे मैं पहले भी कई बार लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ कि यूनाइटेड नेशन के जो रिफॉर्म्स हैं वो सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म तक लिमिटेड नहीं है, इनका स्कोप और भी वाइडर है, क्योंकि जनरल असेंबली में भी हमें रिफॉर्म्स चाहिए एंड देन वी हैव द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एट्सेट्रा। तो रिफॉर्म्स मल्टी फेसिटेड हैं, ठीक है जी। तो सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल तक आप इनको लिमिटेड मत रखिएगा। इसके बाद यूनाइटेड नेशन की ही जो स्ट्रीमलाइनिंग करनी है टुवर्ड्स द पीस कीपिंग ऑपरेशंस, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट से प्रोटेक्ट रिस्पॉन्सिबली। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जा रहा है फ़िलहाल में, क्योंकि हम पहले पास्ट में विटनेस कर चुके हैं कि जब भी यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं वो गए किसी कंट्री की हेल्प करने, उनको प्रोटेक्ट करने, हुआ क्या कि उल्टा वहीं पर ही दे वर एंटेंगल्ड इन द वॉर। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एंड एक रिस्पॉन्सिबल ट्रांसफ़र ऑफ पावर, ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए जो स्ट्रीमलाइनिंग है करना इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इज़ द टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स। तो इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा इंडिया जब वो मेंबर बन जाएगा नॉन परमानेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं मिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो अनरिफॉर्म्ड एंड अंडर रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में कि ये अब ये भी एक तरीके का की प्रॉब्लम है जो हमारी करंट जनरेशन जिससे उलझ रही है। कितनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं अपने मीन्स के आंसर्स वगैरह में भी कि जो अंडर रिप्रेजेंटेशन है एंड अनरिफॉर्म्ड इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी एक तरीके के बेन बने हुए हैं, क्योंकि द थिंग्स डोंट मूव, क्योंकि जो पावर डायनेमिक्स एक्सेट्रा दे हैव चेंज्ड, है ना। एंड ऑल्सो मिस्टर जयशंकर ही पॉइंटेड आउट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, जैसे जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट है ना, तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी जो कैंपेन ब्रोशर है उसके बारे में बात की है मिस्टर जयशंकर ने। एंड इनफैक्ट उन्होंने नॉर्म्स की बात की कि अगर इंडिया इलेक्ट होता है तो इंडिया विल वर्क ऑन नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या है? न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, अपने आंसर्स में आप लिख सकते हैं इस टर्म को। एंड अकॉर्डिंगली अगर आप के आंसर्स में ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो यू कम अप एज अ वेरी लर्नड एंड अपडेटेड पर्सन, ठीक है जी। तो ध्यान में रखना है न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम, दिस इज़ व्हाट इंडिया विल बी वर्किंग फॉर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इलेक्शंस। तो इंडिया की जो प्लेस है, जो कैंडिडेसी है फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन वो श्योर है, लेकिन इसके बाद भी जो जनरल असेंबली है उसको 2/3 मेजॉरिटी से वोट करना है इन द फेवर ऑफ इंडिया, अगर इंडिया को जो परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबरशिप की जो सीट मिलनी है तो, ठीक है जी। तो अब 55 नेशन ग्रुपिंग है आपकी जो एशिया पैसिफिक रीजन है जहाँ से इंडिया की कैंडिडेसी आती है, जिस ग्रुप में इंडिया फॉल करता है। एंड इसमें चाइना एंड पाकिस्तान ने भी इंडिया की सपोर्ट की है फॉर दिस सीट, ठीक है जी। एंड इसके बाद अगर हम एक और चीज़ इंपॉर्टेंट देखें तो इंडिया 8th टाइम जो नॉन परमानेंट मेंबर बनेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो ये ऐसा कुछ पहली बार नहीं हो रहा, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। एंड लास्ट टर्म जो इंडिया की थी दैट वाज इन 2011-12। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, दैट वाज अफ़गानिस्तान की टर्न थी इस बार बनने की द नॉन परमानेंट मेंबर, लेकिन इंडिया के रिक्वेस्ट के बाद एंड क्योंकि इंडिया एंड अफ़गान रिलेशंस आर वेरी गुड एंड मोर ओवर इंडिया की जो 75th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी आने वाली है 2022 में, तो इसीलिए इंडिया के लिए जो अपनी सीट है अफ़गानिस्तान ने छोड़ दी, ठीक है जी। तो अफ़गानिस्तान ने जो सीट छोड़ी है ये अपने ध्यान में रखना है। एंड रिसेंटली अगर हम देखें तो अब हमारी जो
इलेक्शन में प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ सकती हैं, इम्पेडिमेंट्स क्या हैं टू द इंडियाज़ विन, दे आर चाइना एंड पाकिस्तान के साथ बढ़ती हुई टेंशन्स। जैसे आप देख रहे हैं 2019 के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, बॉर्डर प्रॉब्लम्स या फिर अगर आप वो स्ट्राइक्स की बात कर लें ना, तो जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है। एंड दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे गवर्नमेंट के जो डोमेस्टिक कुछ डिसीजंस थे, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 370 का स्क्रैप करना, तो इससे टर्की, मलेशिया एंड जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ है, इन्होंने इंडिया की जो आलोचना की इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हो सकता है कि इनकी सपोर्ट थोड़ी विदर कर जाए। एंड सेकंड इशू दैट दीज कंट्रीज पॉइंट आउट टाइम एंड अगेन इज़ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो ये कुछ इम्पेडिमेंट्स हो सकते हैं, तो आपके मेंस के आंसर्स में आप ऐसी चीज़ें लिख सकते हैं। अदरवाइज प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो थोड़े एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। आगे बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ, दैट इज़ इंडिया एंड वैक्सीन्स। तो इंडिया ने रिसेंटली गैवी, जो कि ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इम्यूनाइजेशन है, उनको $15 मिलियन प्लेज किए हैं। तो दोस्तों थोड़ा आप गैवी के बारे में भी पढ़ लीजिएगा कि कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था, है ना, और अगर क्या जो पब्लिक सेक्टर है वही इसमें पार्टिसिपेट करता है या फिर एनजीओज़ वगैरह अलाउड हैं। तो ये आप थोड़ा अगर कमेंट्स में लिख देंगे गैवी के बारे में 1-2 लाइन, तो काफ़ी हम थैंकफुल रहेंगे आपके। ठीक है जी। इसके बाद इंडिया ने अब रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हैं हम वो देख लेते हैं वैक्सीन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंडिया ने की है। इंडिया ने रिसेंटली 6 नई वैक्सीन्स डाली हैं अपने नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। तो अगर ये भी आप कमेंट्स में लिख दें कि नई कौन सी 6 वैक्सीन्स हैं, तो आपकी जो रिविजन हो जाएगी एंड कुछ लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद इंडिया ने अपनी जो वैक्सीन सप्लाई चेन है उसको डिजिटाइज़ किया एंड इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस नेटवर्क को डेवलप किया है, जो कि आपकी कोल्ड चेन को मॉनिटर करता है। अब कोल्ड चेन को मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो वैक्सीन्स होती हैं ना, हमारे रूम टेम्परेचर पर जो नॉर्मल वैक्सीन है वो नहीं रह पाती, तो इट गेट्स डिस्ट्रॉयड। तो हमें क्या करना पड़ता है, रेफ्रिजरेशन, जो रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स हैं उनमें एक पर्टिकुलर जो परमिसिबल टेम्परेचर लिमिट है उन्हीं के ऊपर वैक्सीन्स को रखना पड़ता है। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है या इम्पेडिमेंट है आपकी जो वैक्सीन डिलीवरी में। तो अब इंडिया ने इस चीज़ को डिजिटाइज़ किया है एंड इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस नेटवर्क सिस्टम डेवलप किया है, जो कि मॉनिटर करता रहेगा हमारी कोल्ड चेन को, ताकि जो फार फ्लंग एरियाज़ में अगर वैक्सीन आपकी पहुँच रही है तो वो ख़राब वैक्सीन ना जाए। एंड इंडिया फोरमोस्ट प्रोड्यूसर है वैक्सीन्स का। ये तो हमें पता ही है कि इंडिया की जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड इंडिया 60% वर्ल्ड चिल्ड्रन को इम्यूनाइज़ करने के लिए भी कंट्रीब्यूट करता है, रिस्पॉन्सिबल है। तो 60% के अराउंड जो दुनिया के बच्चों को वैक्सीन एडमिनिस्टर हो रही हैं वो इंडिया से ही बनकर जा रही हैं। तो ये हमारी कंट्रीब्यूशन भी है। एंड ऐसे फैक्ट्स आप जब लिखते हैं आंसर में तो आंसर थोड़ा अच्छा निकल कर आता है। ठीक है जी। एंड इंडिया डोनर भी है गैवी का, एंड एट द सेम टाइम इंडिया गैवी से सपोर्ट भी रिसीव करता है। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी से काउंटर इंट्यूटिव लग सकती हैं, लेकिन नहीं है। कैसे इंडिया दोनों चीज़ों के ऊपर सर्फिस कर रहा है, जैसे डोनर की अगर हम बात करें तो सिर्फ फाइनेंशियल डोनेशन की बात नहीं हो रही यहाँ पर। जो डोनेशन क्या है कि इंडिया में डिमांड बहुत ज़्यादा है इन सब चीज़ों की, एंड इंडिया प्रोड्यूसर भी खुद है ना, तो इसीलिए जो वैक्सीन के प्राइसेस हैं ग्लोबली वो काफ़ी नीचे आ जाते हैं इसी चीज़ के लिए। तो ये कंट्रीब्यूशन है, एक अलग तरीके से ट्विस्टेड कंट्रीब्यूशन, इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है, लेकिन कहीं ना कहीं फ़र्क दुनिया में पड़ रहा है इन सब चीज़ों का। आगे बढ़ते हैं, डेटा लीक की बात करते हैं। तो एक नया हमें जो न्यूज़ मिली है वो क्या है कि 100 गीगाबाइट्स ऑफ डेटा इट वाज पुट फॉर सेल इन द डार्क वेब मार्केट। तो ये एक अब चिंताजनक चीज़ है कि जो ये डेटा है इसमें क्या थी, 1 लाख से ज़्यादा इंडियंस के पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी एंड ड्राइवर लाइसेंस के डिटेल्स वगैरह थे। एंड एक ग्लोबल साइबर डिजिटल एजेंसी है सिबिल, तो उन्होंने इसका जो खुलासा है वो किया है। एंड दिस एजेंसी इज़ फाउंडेड बाय द साइबर एक्सपर्ट बीनू अरोरा। कुछ टाइम के ऊपर नज़र डाल कर देखिए तो डेटा प्रिवेसी से रिलेटेड और डेटा लीक से रिलेटेड काफ़ी बार न्यूज़ में आर्टिकल्स आते रहते हैं ना। तो डेटा प्रिवेसी अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम डिजिटाइजेशन करते जा रहे हैं हमारे पास ऑन द पैरेलल साइड कोई ऐसा लॉ नहीं है जो हमारे डिजिटाइज्ड डेटा को, जो हमारा डेटा इतना ज़्यादा इकट्ठा होता जा रहा है उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो इसी बैकड्रॉप में हमारे पास जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी है।
तो इस कमेटी की रिकमेंडेशंस दोस्तों आपको ज़रूर पढ़नी है। एंड गवर्नमेंट एक ड्राफ्ट लॉ लेकर आई थी जो कि थोड़ा सा डाइवर्जेंट था फ्रॉम द मेंशन्ड कमेटी। तो अब क्या फ़र्क था उसकी, इस कमेटी की रिकमेंडेशंस की एंड लॉ में कितना फ़र्क है, एंड अकॉर्डिंगली जो उसका क्रिटिसिज्म है गवर्नमेंट के लॉ का, ये सब चीज़ें थोड़ा पॉलिटी का एंगल आ गया, लेकिन आपको खुद से ये रिसर्च करके रखना है द क्रिटिसिज्म ऑफ द सेड लॉ। ठीक है जी। एंड अभी तक इंडिया ने कोई ऐसा स्पेसिफिक लॉ इनैक्ट नहीं किया एट प्रेजेंट, तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक इशू है। एंड हमारी ईयू के साथ जो रिलेशंस हैं, जो हमारा बायलेटरल अग्रीमेंट होना था, बीटा होना था, तो वो भी इसी वजह से क्या है कि इट इज़ इन डोलड्रम्स, क्योंकि ईयू सेज कि इंडिया के पास जो डेटा प्रिवेसी लॉज हैं वो एडिक्वेट नहीं है, तो दैट इज़ वाई दे कैन नॉट एंटर इनटू अ सर्विसेज डील विद इंडिया। तो इसीलिए ऐसे जो इंस्टेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल दिस डेटा लीक, यू कैन ऑलवेज मेंशन दीज एग्जांपल्स, ताकि अब आपका जब भी कोई आप आंसर लिखते हैं, कोई आर्ग्यूमेंट रखते हैं, तो वो और भी ज़्यादा सब्सटेंशिएटेड लगता है। ठीक है जी। तो जब आप ऐसी चीज़ें मेंशन करते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट टॉपिक, बॉर्डर डेवलपमेंट। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिसेंटली एक गाइडलाइंस निकाली हैं जिसके तहत वो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उनमें से उसमें एडिशनल 10% फंड्स की एलोकेशन की है फॉर द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ जो चाइना बॉर्डर के साथ लगते हैं। तो ये कौन कौन सी स्टेट्स एंड यूटीज़ हैं? इट इज़ लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम। तो इनके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 10% फंड्स एक्स्ट्रा देंगे आपको अंडर द BADP प्रोग्राम, ताकि आप जो बॉर्डर एरियाज में डेवलपमेंट कर सकें। एंड जो BADP है इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इंपॉर्टेंट टू नोट है। एंड जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? इट वुड बी कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, कल्वर्ट, स्कूल्स, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन फील्ड, स्टेडियम्स एट्सेट्रा, ताकि जो वहाँ पे लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो थोड़ी इम्प्रूव कर सके। एंड ये सभी जो प्रोजेक्ट्स हैं इट वुड बी टेकन विद इन 10 किलोमीटर ऑफ द बॉर्डर। एंड जो प्रायोरिटी एरियाज़ होंगे या प्रायोरिटी विलेजेस एंड टाउन्स होंगे वो कौन बताएगा? वो बताएंगी हमारे जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं वहाँ पर तैनात। वो उन्होंने जो ऑलरेडी अपनी लिस्ट बना रखी है उसके तहत उनकी जो प्रायोरिटी वाइज एलोकेशन होगी फंड्स की। ठीक है जी। आगे हम थोड़ा देखते हैं BADP के बारे में। सो 1980 में ये जो प्रोग्राम है स्टार्ट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर फोकस था, यानी हमारा जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है उसके ऊपर फोकस था, लेकिन धीरे धीरे एक्सपैंड होते हुए एट प्रेजेंट 16 स्टेट्स को केटर करता है एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है जी। एंड उसके बाद अगर आप देखें तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ 10% एलोकेशन, इट इज़ एडिशनल एलोकेशन। तो ये जो एलोकेशन है सिर्फ उन्हीं स्टेट्स एंड यूटीज़ के लिए होगी जो कि आपके चाइना बॉर्डर के साथ लगते हैं। एंड अगर हम चाइना बॉर्डर की बात करें सो साइनो इंडिया बॉर्डर इज़ 3488 किलोमीटर लॉन्ग, ये ध्यान में रखना है। एंड दोस्तों थोड़ा अपने दिमाग के जो घोड़े या दौड़ाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया सबसे बड़ा बॉर्डर, या अगर हम लेंथ वाइज देखें तो किस कंट्री के साथ शेयर करता है, ये भी अगर आप कमेंट्स में लिख देंगे तो थोड़ी आपकी भी रिवीजन हो जाएगी एंड लोगों को भी पता चल जाएगा। ठीक है जी। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्हीं गाइडलाइन से रिलेटेड, जो ये 10% एलोकेशन वाली गाइडलाइंस हैं उनके तहत गवर्नमेंट ने बोला है कि कोई NGO या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की आप हेल्प नहीं ले सकते, उनको आप हायर नहीं कर सकते फॉर दिस इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वर्क। ये गवर्नमेंट को अपने एंड से ही करना है, जो आपकी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है वही करेंगी। ठीक है जी। सो सिक्योरिटी फोर्सेस भी अब हम देख लेते हैं पैरेलली ही कि कौन से बॉर्डर को कौन से सिक्योरिटी फोर्स गार्ड कर रही है। तो हमारे पास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है BSF, जो कि बांग्लादेश एंड पाकिस्तान बॉर्डर को गार्ड करती हैं। इसके बाद इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है जो कि चाइना बॉर्डर को गार्ड करती है, ITBP। एंड देन वी हैव द नेपाल बॉर्डर विच इज़ गार्डेड बाय द सशस्त्र सीमा बल SSB। एंड फाइनली म्यांमार बॉर्डर को असम राइफल्स गार्ड करते हैं। तो कई बार ऐसे मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, नॉट स्पेसिफिकली इन UPSC बट इन द स्टेट एग्जामिनेशंस वी कैन, है ना। तो जैसे UP PCS एंड इवन पंजाब PCS हैज़ बीन अनाउंस्ड येस्टरडे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जो स्टेट वाइज की जो तैयारी है वो भी हमें पैरेलली करते रहना है। ठीक है जी। सो दैट इज़ ऑल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो।
टुडे अगर आप या आपके यंगर सिबलिंग्स कंफ्यूज हैं अपने करियर को लेके, करियर एडवाइस लेना चाहते हैं, तो ब्रेन पंडित्स ने आपके लिए एक फ्री वेबिनार ऑफ़र किया है जिसके तहत आप अपनी सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं एंड मे बी यू कैन लर्न हाउ टू चूज़ योर करियर। तो इसकी सर्टिफिकेशन वगैरह मिल जाएगी आपको एंड यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो प्रोवाइडेड है, फ्री सर्विस है ये। तो अगर आप चाहते हैं PDF में आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा या फिर आप ब्रेन पंडित्स गूगल कर लीजिएगा एंड वहाँ से आपको फर्दर आगे गाइड करके ले जाया जाएगा। तो इसके तहत अगर आप अपनी सेल्फ असेसमेंट करना चाहते हैं करियर को लेकर वो कर सकते हैं एंड साथ ही साथ जो लॉकडाउन में जो स्किल बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिली है इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस के तहत, आप ब्रेन पंडित से वो भी जो सहायता है ले सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इसको अवेल करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, तो वाई नॉट गिव इट अ शॉट, है ना। ठीक है जी। एंड जाते जाते एक और जो चीज़ कि हमारे जो कोर्सेज़ हैं वो अवेलेबल हैं, ऐसे का कोर्स जैसे हम बता रहे हैं सुबह से ही आज, तो वो आप परचेज़ कर सकते हैं। उसकी टाइमलाइन वगैरह हमने डिस्कस की है इस पूरा वीक। एंड इसके अलावा PCM के कोर्सेज़ जो हैं वो भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर जाकर www.sleepyclasses.com पे जाकर। एंड इसके अलावा ऑप्शनल के कोर्सेज़ एट्सेट्रा, प्री की टेस्ट सीरीज़, वो सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अगर आप चाहते हैं परचेज़ करना, यू कैन विजिट sleepyclasses.com। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू।